नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी एडिटोरियल मुझे बहुत ज़्यादा लेट है, मुझे पता है। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है मेरा स्टैटिक का सिलेबस ख़त्म करने में। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत सारी जो कंटेंट बैकग्राउंड है वो मैंने कल कंप्लीट किया। अब धड़ल्ले से वीडियो रिकॉर्ड करने, रमेश सिंह का, सतीश चंद्रा का, सब मेरे दिमाग में चल रहा है। उसमें एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, इसलिए सुबह लंबा सोता रहता हूँ, इसलिए एडिटोरियल लेट हो जाते हैं। मुझे पता है आजकल जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं एडिटोरियल वाले, सब सुबह 8 बजे 7 बजे डालते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको भी ये मालूम है कि 8-7 बजे के बाद लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट सिर्फ इस प्रीलिम्स तक के एग्ज़ाम के लिए, या फिर कह लीजिए कि आप सितंबर के आधे महीने तक के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तब तक थोड़े ही ये एडिटोरियल्स लेट आएंगे। उसके बाद में बिल्कुल टाइम पे डालूंगा। तो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है ग्रोथ स्टेप्स बियॉन्ड रिफॉर्म्स। किसने लिखा है? ये रंगराजन साहब ने लिखा है। ये पहले गवर्नर भी रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सी रंगराजन। नाम अक्सर कर आप सुनते ही रहते होंगे, ठीक है। चेयरमैन रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ग्रोथ इंडिकेटर्स को बताया हमारे देश के, और कुल मिला के ग्रोथ इंडिकेटर्स को इस प्रकार से सेग्रीगेट किया है कि लग रहा है कि वो प्रो कांग्रेस लग रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की बात की है यहाँ पे, पीवी नरसिम्हा राव जी की बात की, 2001-2 से लेकर 2010-11 तक का टाइम, 2005-6 से लेकर 2010-11 तक का टाइम, और 2011-12 से लेकर 2019-20 तक का टाइम। अब इनका कहना है 2011-12 से 2019-20 ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है ड्यू टू सम पॉलिसी इनिशिएटिव्स। सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या क्या इकोनॉमी में गड़बड़ चल रही है, उसके बारे में उन्होंने व्यू पॉइंट दिए। वैसे तो अगर आप इनका आर्टिकल देखो तो प्रो कांग्रेस नजर आएगा और एंटी बीजेपी नजर आएगा, और कांग्रेस के समय पे ही ये आरबीआई के गवर्नर थे। बट फिर भी इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया है अपने व्यू पॉइंट को देने के लिए, तो इट्स वर्थ डिस्कसिंग देयर व्यू पॉइंट्स। इनके व्यू पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे जब आदमी बात करता है तो फिर भी लगता है कि हाँ भाई, इसकी बात सुनो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एन इंडियन सेल टू नेविगेट द मैरीटाइम एनवायरमेंट। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर डिबेट दी है, इसको लेके इस आर्टिकल के ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडिया अपनी जबरदस्त इंटरनेशनल लीडरशिप दिखा रहा है। ओवरऑल सुजॉय आर चिनॉय हैं इसके ऑथर, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और करेंटली डीजी हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस न्यू दिल्ली। तो जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पे दिया है, इट इज मतलब क्वाइट गुड व्यू पॉइंट्स। अब देखिए, वैसे तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, बट बहुत सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। मतलब ओवरऑल आप देखो तो इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में बात कर रखी है, इंडिया की मैरीटाइम कनेक्शंस के बारे में बात कर रखी है हिस्ट्री में, और ये बता रखा है कि जो भी ओवरऑल मैरीटाइम लेन्स होती हैं वो ओपन रहनी चाहिए। अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं तो ओवरऑल अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे बता रहे हैं। इंडिया प्रो बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत चाइना जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मारता है उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इसको देखेंगे। अफगान ट्रेजेडी पे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जिसने ये बोला है कि 90 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है कि पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो जाए। तालिबान ने तो शायद ये बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर हम कब्जा कर लेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में कुछ बातें बताई जा रही, इन बातों को देखेंगे। और एक वीडियो है ट्विटर से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने पहले कवर नहीं किया था। असल में रिसेंटली कुछ अकाउंट्स को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। ये जो कांग्रेस के आपके राहुल गांधी जी हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी कांग्रेस के लोग हैं, उनके अकाउंट्स को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। रीजन क्या था ब्लॉक करने का? रीजन ब्लॉक करने का ये था कि एक बच्ची जिसका एलिजिडली रेप और मर्डर हुआ है दिल्ली में, उसकी फैमिली के साथ इन्होंने फोटो खींची और उसको ट्वीट कर दिया। तो उन्होंने ट्विटर के रूल्स को भी ब्लॉक किया है, और ओवरऑल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट 2012 को भी वॉयलेट किया है। तो क्या इन्होंने सही किया, क्या इन्होंने गलत किया, क्या इनका रिस्पॉन्स है, इसके बारे में एक थीसिस दे रखी है, एक एनालिसिस दे रखी, इसको देखेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स ही छपे हैं, 4 के 4 डिस्कस करेंगे। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो धीरज कुदियाल ने हमको ज्वाइन किया है, साई संदीप ने हमको ज्वाइन किया है, आस्था ने हमको ज्वाइन किया है, साधना चौहान ने हमको ज्वाइन किया है, प्रशांत ने हमको ज्वाइन किया है, पवन महाकालकर ने हमको ज्वाइन किया है, अमित पटेल ने हमको ज्वाइन किया, वीवीएस ने हमको ज्वाइन किया, इनका शॉर्ट नाम लिखा है, फुल नाम नहीं है यहाँ पे। शिव शर्मा ने हमको ज्वाइन किया, देन कशिश काला ने हमको ज्वाइन किया, सौरव बर्णवाल ने हमको ज्वाइन किया। सौरव बर्णवाल का ये 4 मंथ एज अ मेंबर, इनके कमेंट्स भी दिख जाते हैं मुझे कभी कभी। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक सौरव। देन पूनम कुमारी ने हमको ज्वाइन किया। पूनम कुमारी का तो खैर मैं कल स्वागत कर चुका हूं। फिर सुनैना बागड़े ने हमको ज्वाइन किया, अवजीत समाल ने हमको ज्वाइन किया,
प्रीतम कुमार ने हमको ज्वाइन किया। प्रीतम कुमार का ये सेकंड मंथ है एज अ मेंबर। वेलकम बैक प्रीतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और देबू घोष ने हमको ज्वाइन किया। तो देबू घोष, प्रीतम कुमार सेकंड मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक प्रीतम। अवजीत समाल, सुनैना बागड़े, देन सौरव बर्णवाल फिफ्थ मंथ एज अ मेंबर, वेरी वेरी वेलकम बैक सौरव। कशिश काला, शिव शर्मा, वीवीएस, अमित पटेल, पवन महाकालकर, प्रशांत, साधना चौहान, आस्था, साई संदीप, धीरज कुडियाल। आई वेलकम यू बैक टू माई चैनल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज एंड गर्ल्स। आप सब लोग ज्वाइन करते हैं, काफी मदद मिलती है उससे। इस प्रकार से अगर आप ज्वाइन करते रह सकते हैं, ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे थोड़ी सस्टेनेबिलिटी पूरी होती है। ओवरऑल देखिए, बिना किसी पेड कोर्स को लॉन्च किए हुए ओवरऑल फुल डे बैठ के वीडियोस बनाना, इट इज एक्चुअली क्वाइट ट्रिकी एंड टफ। तो इसीलिए मैं ज्वाइन करने के लिए लोगों को बोलता हूँ। आगे अपने ज्वाइन मेंबर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करूंगा। एक बार प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स तक मेरा टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करवा दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, मैं इस बात की पूरी कोशिश करता हूँ ईमानदारी से कि मेरी वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। तो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग, और शुरुआत करते हैं अपने इस आर्टिकल को। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। शाम तक वेबसाइट का आर्टिकल अपलोड हो ही जाता है, आप देख ही लेते होंगे। इंस्टाग्राम पे अगर चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो भाई, ग्रोथ नीड्स स्टेप्स बियॉन्ड रिफॉर्म, while the reform agenda must continue, social cohesion and equity considerations must be guaranteed। यहाँ पे क्या लॉजिक बताई जा रही रंगराजन जी के द्वारा। देखिए, शुरुआत में तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी, आप कह सकते हो कि एक इंट्रो सा दिया। इंट्रो क्या दिया इन्होंने कि भाई इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इवेंटफुल पीरियड से गुजरी है पिछले 3 डेकेड्स में। ये बात कर रहे हैं एक्चुअली में 1991 से लेकर 2021 तक की। इन 30 सालों में इंडियन इकोनॉमी में काफी चेंजेस हुए हैं। ओवरऑल एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई 1991 में, और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद हमने चीजों को बदलना शुरू किया। तो 1991 एक वाटरशेड ईयर था। वाटरशेड ईयर मतलब एक इवेंट, मतलब एक गेम चेंजिंग ईयर था। उस साल में बहुत कुछ बदल गया। ओवरऑल इकोनॉमी की जो अप्रोच थी 1991 से पहले, वो पूरी कैटास्ट्रॉफिकली बदल गई। हालांकि प्राइवेटाइजेशन की अगर आप बात करो तो प्राइवेट कैपिटल को 1985 से ही कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है, तो ये हुआ कि जब ओवरऑल क्राइसिस आई बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो उस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला गया और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के तरीके को बदल दिया गया। जैसे चार्ल्स डिकन्स साहब ने बोला ना, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। तो हमने अपने वर्स्ट टाइम को अपने बेस्ट में बदल दिया कुछ पॉलिसी डिसीजंस को लेके। अब यहां पे समझना पड़ेगा कि जो नया रिजीम आया था वो पुराने रिजीम से अलग कैसे था। ये पॉलिटिकल रिजीम की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिजीम की बात कर रहे हैं। तो ये नया इकोनॉमिक रिजीम पुराने इकोनॉमिक रिजीम से कैसे अलग था। तो पहला, डिसमेंटलिंग द वास्ट नेटवर्क ऑफ लाइसेंसेस, कंट्रोल्स एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम। उस समय की इकोनॉमी में लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको कोई धंधा चलाने के लिए, परमिट लेना पड़ेगा कोई भी चीज को बनाने के लिए, और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कभी भी आके आपके धंधे को, काम को रोक सकते हैं। फिर दूसरा, redesigning role of state and allowing private sector a larger space to operate within, and in abandoning the inward looking foreign trade policy and getting integrated with the world economy and trade। तो ये जो भाई गवर्नमेंट का रोल था और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था, इसको बदला गया। जो इनवर्ड लुकिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ना हमारी, इसको रीओरिएंट किया गया, इसको बदला गया, और हमने अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी और ट्रेड से जोड़ा। और सबसे खास बात ये थी कि ये जो गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड वाला पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट वेज कौन कौन सी हो गई, तो लाइसेंसेस, कंट्रोल और परमिट सिस्टम को हटाया। दूसरी कौन सी हो गई, रीडिजाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट एंड अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर लार्ज स्पेस, ये दूसरी हो गई। तीसरी, अबैंडनिंग द इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी एंड गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड। मतलब जो हमारी इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी थी कि हम अपने देश में जो हमारी काम की चीजें वो बना लेंगे, बाहर से ज्यादा चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमी से इंटीग्रेट नहीं होंगे, इस अप्रोच को छोड़ना सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि इंडिया एक्चुअली में न्यू कॉलोनियलिज्म को रेजिस्ट कर रहा था इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से ना इंटीग्रेट करके। बट यहाँ पे शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स को यह समझ में आया कि हमें कभी ना कभी तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, एक चैलेंज था हमारे देश के सामने। इस पूरे प्रोसेस को लीड किया था मनमोहन सिंह साहब ने एज फाइनेंस मिनिस्टर, और बहुत ही क्रूशियल बैकअप प्रोवाइड किया था पीवी नरसिम्हा राव साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ये बात तो कोई डाउट नहीं है कि मिस्टर मनमोहन सिंह
और मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये दोनों मैग्नेटिक पर्सनालिटीज थी और अपने अपने समय में उन्होंने अच्छा काम किया। हालांकि गलत चीज़ों में भी पीवी नरसिम्हा राव जी का बहुत नाम आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अरशद मेहता वाला शो आपने देखा हो, तो उसमें अरशद मेहता ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने 1 करोड़ की घूस दी थी पीवी नरसिम्हा राव को। इस प्रकार के इल्ज़ाम तो देखिए पॉलिटिशियंस के ऊपर लगते ही हैं। बट ओवरऑल अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो मनमोहन सिंह जी का काम और पीवी नरसिम्हा राव जी का काम, ये दोनों काम बड़े ज़बरदस्त थे। ओके, अगर आप देखो तो पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में कौन से कंट्रोल लगाने, कौन से लाइसेंसेस लगाने, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पीवी नरसिम्हा राव साहब के पास थी। और यही सबसे खास बात था, इस की एलिमेंट था रिफॉर्म प्रोग्राम का, कि इन कंट्रोल्स को, इन परमिट्स को, इन लाइसेंसेस को रिलैक्स करना है। ओके, और उस समय पे पी चिदम्बरम साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक्सटर्नल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। अब देखिए यहाँ पे इन मिनिस्टर्स की तारीफ हो रही है तो थोड़ा प्रो कांग्रेस दिख रहा है। अब देखिए थोड़ा बहुत तो प्रो कांग्रेस दिखेगा। देखिए रंगराजन साहब ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस के साथ इतने लंबे समय तक एसोसिएटेड रहे, तो ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कांग्रेस के पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे। बट ओवरऑल 1991 में जो कुछ भी हुआ था उसकी जरूरत थी हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, तो इस ओवरऑल रिफॉर्म्स का इंपैक्ट क्या था 1991 वाले? एक्चुअली में इनको लाया गया था टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और एंट्री और ग्रोथ की तरफ जो बैरियर्स थे इनको हटाओ। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। तो ग्रोथ रेट, अच्छा, ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लिबरलाइजेशन के पास बढ़ाने के लिए 3 पैरामीटर्स के ऊपर काम किया जा रहा था। एक तो ग्रोथ रेट हमको बढ़ानी है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमको कम करनी है, पॉवर्टी रिडक्शन करना है, मतलब वो गरीबी कम करनी है। तो इन 3 चीजों के बेसिस पे बात हो रही थी। अब देखा जाए तो 1992-93 से लेकर 2001 तक, मतलब 1992-93 फाइनेंशियल ईयर से 2000-2001 फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो हमारी जीडीपी एट फेस्टर कॉस्ट रहे वो बढ़ी एनुअली बाय 6.2%, जिसमें मेरी रमेश सिंह इकोनॉमी की वीडियोस देखी हैं, उसको फैक्टर कॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर बिटवीन 2001-2 से लेकर 2010-11 तक जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑन एन एवरेज सालाना 7.69% से बढ़ी है, और फाइनली 2011-12 से लेकर 2019-20 तक 6.51% से बढ़ी है। अब अगर आप 2001-2 से लेकर 2010-11 का टाइम कंपेयर करोगे किससे, 2011-12 से 2019-20, तो 2011-12 से 2019-20 में जो इकोनॉमी का बढ़ने का रेट है 6.51%, ये 2001-2002 से लेकर 2010-11 तक के रेट से थोड़ा कम है। तो आप कह सकते हो कि 2011-12 से लेकर 2019-20 के टाइम पीरियड में इकोनॉमी धीमे ग्रो कर रही थी। और इसमें भी एक बात बोली जाती है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद इकोनॉमी का ग्रो करना धीमा हो गया है। जो भी अपोजिशन के लोग हैं वो बोलते हैं कि डीमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी किया, ऐसे बहुत सारे नियम कानून लेके आए जिसकी वजह से ग्रोथ धीमी हो गई। अब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से रिफॉर्म्स भी जरूरी है, तो देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। कुल मिला के अगर आप देखो तो 2005-6 से लेके 2010-11 यानी 2005-2006 से लेके 2010-2011 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जीडीपी ग्रो की है 8.7%। ये सबसे जबरदस्त टाइम रहा है जीडीपी का। इन 5 से 6 सालों में 8.7% के एवरेज रेट पे जीडीपी ग्रो कर रही थी। इसके बावजूद कि 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस हो गई थी यूएसए की, और अब तो कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में इकोनॉमी नीचे गई है, बट रंगराजन साहब कह रहे हैं कि कोविड-19 में नीचे जाने से पहले ही जो इकोनॉमी की ग्रोथ का रेट है वो स्लो डाउन हो गया था, और ये बात देखिए सही है, स्लो डाउन तो हो गया था। अब बताई जाए कि क्या किया जाए। ओवरऑल इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी अब तक बताया गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन कंफर्टेबल रही है, मतलब हमारे पास ठीक ठाक फॉरेन एक्सचेंज रहा है। हम बिल्कुल ही आप कह लो कि इंपोर्ट फाइनेंस करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी ना हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप देखोगे कि करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में भी रहा है। आप समझिए 3 टर्म्स होते हैं, एक होती फिजिकल डेफिसिट, एक होती करंट अकाउंट डेफिसिट, एक होती कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को अगर आप जोड़ देते हो तो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट निकल आती है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो लाइव ट्रांजैक्शंस आते हैं, जो भी आपका ट्रेड वगैरह होता है ओवरऑल, ठीक है ना। फिर आपने उधार ले रखा है, उधार के बदले आप वापस कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा करके वापस कर रहे हो, तो वो भी करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो करंट अकाउंट में इस प्रकार की चीजें आती हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, रमेश सिंह की वीडियोस को रेफर करिए। फिर यहाँ पे रंगनाजर साहब ये भी बता रहे हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट रही है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रही है,
छोटी छोटी डेफिसिट्स रही हैं। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट का नंबर देखोगे ना आज की डेट में, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो छोटी छोटी डेफिसिट रही है ना, बढ़ बढ़ के आज की डेट में बहुत बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पर रंगराजन साहब बता रहे हैं कि अगर आप 2011-12 और 2012-13 को छोड़ दो तो इसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट थी 4% से ज़्यादा थी, वैसे कम रही है। हालांकि अब मैं आपको बता दूं फिजिकल डेफिसिट 6-7-8% की रेंज में जा रही है कोरोना के पैंडेमिक के बाद, जो कि अच्छा नहीं है। फिजिकल डेफिसिट मतलब ओवरऑल जितना खर्चा कर रही है सरकार और जितना उसके पास पैसा आ रहा है, तो जितना पैसा आ रहा है उससे 7-8% ज्यादा खर्चा कर रही है सरकार, तो इसको कहीं ना कहीं से तो सस्टेन करना पड़ेगा ना। तो आप मार्केट बोरोइंग करोगे, उस पर इंटरेस्ट दोगे, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाएगा। ये सब चीजें एक्सपोनेंशियल है कि थोड़ा बढ़ाया तो बढ़ता 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 चला जाएगा। फिर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पिछले हफ्ते $621 बिलियन पहुंच गए, ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या बताया जरा। एक्सटर्नल सेक्टर हमारा ओपन हो रहा है, लिबरल ट्रेड पॉलिसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मार्केट डिटरमिन्ड करेंसी एक्सचेंज रेट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भाई, लिबरल फ्लो हो रहा है हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज का। वो अलग बात है कि हमारी मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन हमारा सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस है। आपको पता है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आपने कपड़ा बनाया, आपने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाया, इसको एक्सपोर्ट किया, मर्चेंडाइज जो आपको दिख रहा है। जो चीज दिख नहीं रही है बट एक्सपोर्ट हो रही है वो सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैठ के यूएसए के किसी बच्चे को ट्यूशन दे रहा हूँ और उसके लिए यूएसए से मेरे पास पैसा आ रहा है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की सर्विस है। बड़े बड़े कॉल सेंटर्स में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के लिए कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये क्या है? सर्विस है। इसको आउटसोर्सिंग भी बोला जाता है कि बाहर की कंपनी अपने काम को इंडिया में आउटसोर्स कर देती है। पहले ये सब समझा रखा है मैंने आपको। फिर आप देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो रंगराजन साहब का यहाँ पे ये भी बोलना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का मेजर रोल होता है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे के जितने लोग हैं इनको कम करो। अब अगर आप देखो तो अगर आप अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन की बात करो तो इन्होंने तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप की मेथोडोलॉजी, तेंदुलकर की जो पॉवर्टी लाइन थी उसको फॉलो किया था, और इसके हिसाब से 1993-1994 में ओवरऑल जो पॉवर्टी रेशियो था वो 45.3% था। 2004-5 में 37.2% पे आ गया, 2011-12 में ये 21.9% पे आ गया। तो 2004-5 से लेकर 2011-12 तक ऑन एन एवरेज हर साल 2.18 परसेंटेज पॉइंट्स पॉवर्टी कम हुई है। तो 2011-12 तक पॉवर्टी बहुत तेजी से कम हुई है, लेकिन उसके बाद पॉवर्टी कम होने का रेट कम हो गया। 2011-12 तक पॉवर्टी कम हुई है दो स्कीमों की वजह से, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एक्सटेंडेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। लेकिन अगर आपने मेरी रमेश सिंह की वीडियोस देखी हैं तो मैंने वहां पर आपको ये समझाया था कि ये जो पॉवर्टी का असेसमेंट की मेथोडोलॉजी है ना, यही अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एडिटोरियल्स में भी और कभी कभी रमेश सिंह में मैंने आपसे बात की है कि अगर तेंदुलकर मेथोडोलॉजी को भी अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड तरीके से एडजस्ट करते हो तो जितने रोजी फिगर्स पॉवर्टी लाइन के हमारे इंडिया में दिखते हैं उतने हैं नहीं। और अब तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं आर्टिकल में कि 2020-21 में तो निगेटिव ग्रोथ हो गई पैंडेमिक के चलते, तो अब तो यहाँ पे पॉवर्टी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो अगर ये इनडायरेक्टली अगर बीजेपी को टारगेट कर भी रहे हैं तो देखिए, पॉवर्टी लाइन खराब होने के मतलब बहुत ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे गरीब होने के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये बात बोलूंगा, हमारे देश की गरीबी के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा काम किया है और बीजेपी ने क्या काम किया क्या काम नहीं किया, ये आगे आने वाले समय में धीरे धीरे डेसिफर होगा। तो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए, जो रंगराजन साहब ने बताया, बड़े हैफर्जर्ड से स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई ऑर्गेनाइज तरीके के स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रखे हैं। बट चलिए, स्टैटिस्टिक्स पॉवर्टी के और ओवरऑल क्या आपकी फिजिकल मतलब क्या आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, ये 2-3 नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा, बाद में कहीं लिखने में काम आ जाएगा। फिर फाइनली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फाइनली बताया जा रहा है कि इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए करना क्या चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। फिर पॉलिसी मेकर्स को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लेके आना चाहिए जिससे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ जाए। वही बोल बच्चन टाइप की बातें, भैया क्या इंप्रूवमेंट में करना चाहिए इसमें कुछ उन्होंने नया नहीं बताया। तो बस नाम भर का एक आर्टिकल था, हमने डिस्कस कर लिया इसको। 2-3 स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैंने रमेश सिंह में आपको भर भर के बताए हैं, और अक्सर कर एडिटोरियल्स में बात करते रहते हैं हम लोग, तो जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको कुछ नया यहाँ नहीं मिला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एन इंडियन सॉइल टू नेविगेट द मैरीटाइम एनवायरनमेंट, इंडियाज लीडरशिप इन द डिबेट
on maritime security has boosted its standing as a key player in shared commerce। क्या बताया जा रहा है? तो भैया मोदी जी ने 8 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक हाई लेवल ओपन डिबेट में पार्टिसिपेट किया, जिसका टाइटल था एनहांसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे ओशंस को एज अ कॉमन हेरिटेज फॉर ह्यूमन पॉइंट दिखाया गया और ग्लोबल कम्युनिटी को अर्ज किया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कि भाई मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए, तभी हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स को टेकअप कर पाएंगे। और इंडिया की हिस्ट्री की बात की जाए तो मोदी साहब ने बोला कि भैया हमारी फार साइटेड विजन है मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेके, और ये विजन इंडिया के कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एम्बेडेड है। लंबी कोस्ट लाइन हमारी, लार्ज आइलैंड चेन्स है इंडियन ओशन में, नेचुरली हमारा जो सीवर्ड ओरिएंटेशन है वो बहुत बड़ा है और हमारे सराउंडिंग सी में लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 15वीं शताब्दी की बात करो तो जो वास्को डी गामा थे वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पहुंचे जंजीबार से, गुजराती सीमेन इनको जंजीबार से लेके आए थे, कहाँ तक? हमारे वेस्ट कोस्ट तक। अगर आप देखो तो इंडिया के जो एंशिएंट मेरीनर्स थे उनको सी लेन्स के बारे में पता था। अगर आप संस्कृत वर्ड नवगत को देखोगे तो ये नेविगेशन ही होता है। तो जब 5 प्रिंसिपल्स को मोदी साहब ने यहाँ पे इन्यूमरेट किया, ये 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैंने करंट अफेयर्स में पहले डिस्कस किया। तो मोदी जी ने एक फ्री और ओपन ट्रेड की बात की और इंडिया के सिविलाइजेशन के एथोस के साथ उसको साथ जोड़ा। 4500 साल पहले भी इंडिया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करता था और हमारा प्राइमरी मैरीटाइम सेंटर था लोथल। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्टेट है गुजरात, इसकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैरीटाइम हिस्ट्री है। कच्छ और काथियावाड़ और मालाबार कोस्ट ये अफ्रीका के साथ इंडिजीनियसली कनेक्टेड थे पहले। 1760-1778 में ही राव गोडजी के अंदर, जो कि कच्छ के राजा थे, इंग्लैंड तक एक शिप गया था, एक वॉयज टूर गया था। इनफैक्ट इस्लाम भी इंडिया में मैरीटाइम रूट से ही पहुंचा है। गॉट इट? फिर मोदी जी ने क्या बोला कि सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको पॉइंट आउट किया मोदी जी ने। ये तो मैंने खैर आपको करंट अफेयर्स में बताया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोदी जी एक आवाज देने के कोऑपरेटिव और इंक्लूसिव फ्रेमवर्क आप डेवलप करिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ताकि ट्रेड और कॉमर्स में कोई हिंडर ना हो सके, क्योंकि दुनिया भर का 90% ट्रेड आपका सी से होता है। तो अगर सी में कोई वाइटल लेन ऑफ कम्युनिकेशन टूट जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, तो इसके वाइड रेंजिंग रेपरकशंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार स्विस कैनाल में जब एक शिप फंस गया था तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड का नुकसान हो गया। फिर अगर हिस्ट्री में एग्जांपल्स देखें तो 1956 में इजिप्ट ने स्विस कैनाल को मतलब नेशनलाइज करने की कोशिश की, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। तो भाई इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे लड़ने लग गई। ओवरऑल ये जो गल्फ ऑफ अकबा था आपका इजराइल का, इसके थ्रू जो इजराइल की एक्सेस थी टू द वाइटल इंडियन ओशन, इसको जब काटने की कोशिश की तब आपका वॉर हो गया था इजिप्ट के साथ इजराइल का। तो कुल मिला के इंडो पैसिफिक में अगर कोई भी नेवल ब्लॉकेट किसी भी प्रकार से लगता है तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और कॉमर्स इंपीड होगा, वॉर जैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। और चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है साउथ चाइना सी में। चाइना साउथ चाइना सी को एक क्लोज्ड सी बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना डोमेन बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो ऐसा करता है तो लॉन्ग टर्म में वॉर जैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। इसलिए हमारे मोदी जी ने बोला है कि पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड। और इंडिया की तो वैल्यूज ही पीस और नॉन वायलेंस की, पीस और नॉन वायलेंस की वैल्यूज है, तभी तो अक्सई चीन और पीओके जैसे एरियाज हमारे इलाके से निकल गए हैं और चाइना आज तक इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो पीस और नॉन वायलेंस की हमारे एथोस जरूर है, लेकिन हमको कन्वीनियंटली इन एथोस को समय समय पे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो घुसते ही आएंगे लोग हमारे इलाके में। फिर आप देखो तो इंडिया ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 2014 में जो ऑर्डर आया था इंडिया और बांग्लादेश के मैरीटाइम डिस्प्यूट को मतलब सॉल्व करने के लिए, उसको भी इंडिया ने माना। और आप देखिए कि इंडिया बांग्लादेश के साथ रिश्ते आज की डेट में बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखो तो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे स्मगलिंग जरूर होती है, बट कोई टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटीज नहीं नजर आती। ओके, आप सोचिए चाइना हमारे अगेंस्ट, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट, बांग्लादेश से भी टेररिज्म एमिनेट होने लगता है तो हम लोग परेशानी हो जाते हैं। फिर अगर आप देखो तो इंडिया के अगेंस्ट अगर आप बात करो तो चाइना को देख लो, तो इंडिया का उल्टा चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को ही मना कर दिया। साउथ चाइना सी में कुछ टेरिटरी को लेके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस की फेवर में बात की, तो चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भाई डिजास्टर और मैरीटाइम थ्रेट्स पोस्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली, तो ये पायरेसी की बात हो रही है। डिजास्टर तो भाई नेचुरल डिजास्टर से साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, तो इनको डील करने के लिए क्लाइमेट कोऑपरेशन करना है, तो ये सब चीजें आपको बताई जा रही हैं। ग्लोबल कम्युनिटी कॉल दे रहे हैं मोदी जी सुनामी, मैरीटाइम पॉल्यूशन और साइक्लोन्स के साथ डील करने के लिए। सबसे खास बात यह कि इंडियन ओशन में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह निकल के आया है इंडिया, डेफिनेटली इंडियन ओशन में पायरेसी को रोकने के लिए, इंडियन ओशन में अगर कोई कियोस हो रहा है उसमें लोगों को मदद प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगस्त 2020 में मॉरिशस में एक ऑयल स्पिल हुआ,
तो इंडिया ने 30 टन का रिलीफ मटेरियल तुरंत भेजा मॉरिशस को। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज के थ्रू इंडिया अपनी सॉफ्ट और हार्ड पावर को आसपास के इलाकों में बढ़ा रहा है। तो सबसे खास बात यह है कि इंडिया को अपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कुछ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जैसे जो कि चाइना का इनिशिएटिव है, उसके थ्रू जो सीपीईसी जैसे इनिशिएटिव्स है वो इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं। तो चूंकि ये इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं, इंडिया को अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ किसी प्रकार की अच्छी भाईचारे की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जैसे कि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग ब्लू डॉट नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इंडिया के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल हो सकता है, इंडिया कैन कंसीडर ज्वाइनिंग इट। और चूंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगस्त का लीडर बना है, प्रेसिडेंट बना है इंडिया, तो मैरीटाइम इश्यूज पे इंडिया प्रोएक्टिवली चीजों को टेकअप कर रहा है। हालांकि एक महीने की लीडरशिप में ज्यादा कुछ इंडिया कर नहीं सकता है, बट हाँ जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लैंटिंग पोस्ट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड हैव द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर द रूलर्स एंड द अपोजिशंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली कांग्रेस लीडर से एसोसिएटेड और इनफैक्ट खुद राहुल गांधी जी का जो ट्विटर हैंडल था उसको ब्लॉक कर दिया ट्विटर्स ने। क्यों ब्लॉक किया? ये बोला गया है कि इन्होंने लॉ वायलेट किया। क्यों लॉ वायलेट किया? तो भाई एक चाइल्ड जिसका एलिजिडली रेप और मर्डर हुआ था दिल्ली में, उसकी फैमिली के साथ इन्होंने फोटो खींची और उसको ट्वीट कर दिया। अब जब उनकी फैमिली के साथ फोटो खींच के इन्होंने ट्वीट कर दिया, तब इस पर्टिकुलर इवेंट को ट्विटर के नोटिस में लेके आया नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हुई है राहुल गांधी के अगेंस्ट, ये बोलते हुए कि राहुल गांधी ने सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 दोनों को वायलेट किया। कैसे? कि भाई जिस भी बच्ची के खिलाफ या बच्चे के खिलाफ क्राइम हुआ है, सेक्सुअल क्राइम, आप उसकी जानकारी या उसके फैमिली मेंबर्स की जानकारी पब्लिक नहीं कर सकते। और अगर आप इनको पब्लिक करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और ट्विटर पे फोटो डाल के तो आपने जानकारी पूरी पब्लिक कर दी, आपने पूरी फैमिली उस पर्टिकुलर लड़की की दुनिया को दिखा दी। और ये ट्विटर की खुद की नियम कानूनों के भी अगेंस्ट है। तो अब जब कांग्रेस से इन सब पर्टिकुलर चीजों को लेकर सवाल किया जा रहा है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? ट्विटर के ऊपर इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस बोल रही है ट्विटर डबल स्टैंडर्ड्स करती है, ट्विटर बीजेपी की सपोर्ट में जा रही है। तो ये जो रिस्पांस आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये एक मैच्योर रिस्पांस नहीं है। अगर किसी सेंसिटिव केस में आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आपका जो भी जवाब आता है वो जवाब लॉजिकल होना चाहिए, ना कि ये कि आपने कुछ गलती कर दी, आपके ऊपर अगर जवाब मांगा जा रहा है तो आप उल्टा सीधा बोल रहे हो कि ये रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहा है, अपोजिशन को फेवर कर रहा है। ट्विटर की बात की जाए तो मई में बीजेपी से रिलेटेड कुछ पोस्ट को भी ट्विटर ने फ्लैग कर दिया था। वो पोस्ट ऐसा बोला जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे थे, तो मैनिपुलेटेड मीडिया करके उनको ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। तो उस समय पे बीजेपी लड़ रहा था आपका ट्विटर से। तो ओवरऑल ट्विटर में आप कह सकते हो कि बीजेपी भी ट्विटर के ऊपर इल्जाम लगा चुका है और कांग्रेस भी यहां पे ट्विटर के ऊपर इल्जाम लगा चुका है। अब एक जरूरी बात यहां पे निकल के आती है, ट्विटर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनका क्या बोलना है कि भाई यूजर पॉलिसी इनका डोमेन है। मतलब कि ये यूजर से रिलेटेड क्या करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, ये इनका डोमेन है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डोमेन, इसमें कोई और का कुछ नहीं बनता बोलना। लेकिन सरकार का यहाँ पे क्या बोलना है? सरकार का बोलना है कि भाई देखिए पब्लिक ऑर्डर तो हमारा डोमेन है ना। तो आप समझिए, यूजर पॉलिसी ट्विटर बोल रहा है हमारा डोमेन है, तो कंटेंट से रिलेटेड जो कुछ भी ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे होगा, ट्विटर बोल रहा है वो हमारा डोमेन है। सरकार बोल रही पब्लिक ऑर्डर हमारा डोमेन है। अब ट्विटर पे जो कंटेंट पड़ रहा है उससे ही आपका पब्लिक ऑर्डर डिसाइड हो रहा है। तो इससे सरकार के बीच में और ट्विटर के बीच में भी एक लीगल क्लैश उठ रहा है कि भाई ओवरऑल किस हद तक इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जो कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाता है, उसमें सरकार नियम कानून बना सकती है। सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आज की डेट में जो फ्री स्पीच है ना, वो एक अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया का चैलेंज बहुत बड़ा है और इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। एकदम से सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होगी ना, तो सरकार उस इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आज की डेट में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो मॉरल और गवर्नेंस क्वेश्चंस पोज करते हैं सोसाइटी के सामने, उनको भी चेक करना बहुत जरूरी है कि किस हद तक स्टेट एजेंसीज इनके ऊपर एक्सरसाइज, मतलब कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्राइवेट कंपनीज को एक बात को, एक पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा कि इनका जो बिहेवियर है वो अपोजिशन पार्टी की तरफ और रूलिंग पार्टी की तरफ, दोनों की तरफ यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी सोशल मीडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी इस प्रकार से ना दिखाए कि वो सरकार को जरूरत से ज्यादा फेवर कर रही है, अपोजिशन के अगेंस्ट जा रही है, अपोजिशन को फेवर कर रही है, सरकार के अगेंस्ट जा रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्ड
यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, जहां पे ओवरऑल इन प्राइवेट मीडिया कंपनीज के ऊपर जो भी कंटेंट सर्कुलेट कर रहा है उस कंटेंट को रेगुलेट करने की ताकत किसके पास है? ट्विटर और फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं ताकत उनके पास है, सरकार बोलती नहीं भाई हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो किस हद तक सरकार इंटरफेयर कर सकती है और इन प्राइवेट कंपनीज का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत करी जा रही है। इसके लिए सरकार आईटी रूल्स भी लेके आई है और आईटी रूल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, बट सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पुश बैक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस बनाना जरूरी है। वी आर ऑन अवर वे टू मेक दैट बैलेंस। थोड़ा समय लगेगा बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। अफगान ट्रेजेडी, द तालिबान और ऑन द वर्ज ऑफ रीस्टैब्लिशिंग देयर मर्डरस एम्पायर। भाई कांदाहार तालिबान के हाथ में चला गया, हेरात तालिबान के हाथ में चला गया। ये सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटीज हैं अफगानिस्तान की। ओवरऑल तालिबान यहाँ पे पूरी तरीके से जीत रहा है, एक इरिवर्सिबल फेज में पहुंच चुका है तालिबान। बहुत जल्दी काबुल के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। गजनी नाम की जब सिटी इन्होंने कब्जाया था तो काफी एडवांटेज पे चले गए थे। मजार शरीफ जो कि काफी एंटी तालिबान सिटी रही है वो भी इनके हाथ में चला गया। कुल मिला के आप देखोगे कि पिछले 8 दिनों में 17 शहरों पे कब्जा कर लिया तालिबान ने। अब इन शहरों में जो यूएस और यूके के नागरिक फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए यूएस और यूके के ट्रूप्स वापस आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और यूएस इंटेलिजेंस तो ये बोलती है कि अगले 90 दिनों में जो काबुल है वो पूरी तरीके से आपका अफगानिस्तान सरकार के हाथ से बाहर और तालिबान के हाथ में चला जाएगा। अफगान सरकार को लगा कि अब तो चुया चुग गई खेत, एक काम करते हैं पावर शेयरिंग एग्रीमेंट रखते हैं तालिबान के सामने। लेकिन ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो कि कतर में तालिबान के निगोशिएटर्स के सामने रखा गया है, मुश्किल ही चांसेस है कि इनको तालिबान मानेगा, क्योंकि तालिबान को एक चीज क्लियर समझ में आ गई है कि भाई हम जीत गए। तो जब तालिबान जीत गया तो फिर वो अफगानिस्तान सरकार के साथ निगोशिएट क्यों करेगा? निगोशिएट करना था तो आपको पहले कर देना चाहिए था। अब देखिए ओवरऑल यूएस और बाकी कंट्रीज ने तालिबान को ये बोला है कि अगर तुम जबरदस्ती देश को अपनाओगे तो हम तुमको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तालिबान बोल रहा है मत करो, ठीक है। मतलब देखिए अब तालिबान के लीडर्स के पर्सपेक्टिव सोचिए, उनका ये सोचना है कि पहले कब्जा करो, कब्जा करने के बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हिबतुल्लाह अखुंडजादा, इनका ये बोलना है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ प्योर इस्लामिक सिस्टम इन अफगानिस्तान। ठीक है भाई। अब ओवरऑल आप कह सकते हो कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कमांड में जाएगा, ये तो देखिए तय हो चुका है। तो अब किसी प्रकार का कंसेशन मिलेगा तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान की सरकार को, ये बहुत मुश्किल है। और इसकी शुरुआत आज से नहीं, फरवरी 2020 से हो चुकी है। जब फरवरी 2020 में यूएस और तालिबान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस समय पे तालिबान को एक लीगल वैलिडिटी दे दी थी यूएस ने। और फिर अमेरिकन फोर्सेस बहुत जल्दी में यहां से निकली हैं, क्योंकि जो बाइडेन का भी टारगेट था कि हम अमेरिकन लाइफ्स को खतरे में नहीं डाल सकते। तो डेफिनेटली अमेरिकन बाहर निकल गए। तालिबान ने भी इस ऑनस्लॉट के दौरान इस बात पे ध्यान दिया है कि अमेरिकन को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन बाकी अफगानी लोगों को उन्होंने खूब मारा काटा है। अफगानी की डिफेंस फोर्सेस के लोगों के साथ खूब क्रुएल्टी की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अफगान के ही सिविलियन से, कुछ नहीं, पॉलिटिकल पावर सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। तो एक असैसिनेशन कैंपेन सा चलाया है। यूएस यहाँ से बाहर निकल गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था यूएस की तरफ से जो मदद मिलती थी अफगानिस्तान को, वो थी एयर स्ट्राइक्स। ये एयर सपोर्ट वाला एलिमेंट भी चला गया है आपका अफगानिस्तान के पास से। तो कुल मिला के देखोगे कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान है वो बैक उस पे आ गया, बिल्कुल ही बैक फ्रंट पे आ गया। सैंड कैसल की तरह ये जो अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस है ये तालिबान के सामने गिर रही हैं। और यहाँ पे कुछ हद तक अफगानिस्तान के लीडर्स की भी गलती। जो प्रेसिडेंट अशरफ घनी साहब हैं ये अफगानिस्तान की आर्मी को स्ट्रांग करने में लगे थे, लेकिन ये अफगान वॉरलॉर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। आपको पता होना चाहिए अफगान में वॉरलॉर्ड्स होते हैं, ट्राइबल लीडर्स होते हैं। अगर आपने केसरी मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अफगान ट्राइबल लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। जी हाँ, अफगान में बहुत सारी ट्राइब्स हैं और उन ट्राइब्स के जो लीडर हैं वो वॉरलॉर्ड्स, और उन वॉरलॉर्ड्स की खुद की अपनी आर्मी होती है। उनके कबीले के सारे लोग उन्हीं की बात सुनते हैं। तो यहाँ पे अशरफ गनी साहब ने बोला कि इन वॉरलॉर्ड्स के साथ मैं कोई निगोशिएशन नहीं करूंगा, मैं अपनी आर्मी को स्ट्रांग करूंगा। और अब चूंकि यहाँ पे अफगानिस्तान हार रहा है, घनी साहब हार रहे हैं, तो ये वॉरलॉर्ड्स भी इनके अगेंस्ट खड़े हैं। उनकी आर्मी चीजों को टेकअप नहीं कर पा रही है। अब ओवरऑल तालिबान ने बोला है कि हम जब जीत के आएंगे तो हम वुमेन्स को राइट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तालिबान के आने से अफगानी वुमेन कैसे डरी हुई है उसके बारे में मैंने आज एक वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए अपलोड करूंगा। तो कुल मिला के अफगानिस्तान की जो 4 करोड़ की आबादी है ये बड़े खतरे में। 1996 से लेकर 2001 के बीच में जो हुआ वो हम सबको याद है, मैंने पहले ही बताया है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन, वुमेन राइट्स की तो खैर बात ही छोड़ दो, सबसे ज्यादा अगर कोई यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है तो वुमेन ही इम्पैक्ट होने वाली, ये हम सब जानते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा। देखिए एक बात तो तय हो गई, अनटिल अनलेस यूएस, यूके और नाटो लेड फोर्सेस वापस नहीं आती हैं तब तक तो एक बात तय हो गई है कि तालिबान का जीतना अफगानिस्तान में तय है। और अब ये फोर्सेस वापस आएंगे इस बात के चांसेस बहुत कम है।
तालिबान के राज में आने के बाद किस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स वहाँ पे इवॉल्व होती है, कैसे वहाँ पे लोगों के ऊपर राज किया जाता है, ये देखने वाली बात है। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आप मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ जॉइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर।